चाइना और पाकिस्तान से रिपीटेडली हमको जो अनुभव हो रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, उसके बाद क्या समय आ गया कि हम खुल के देश एक डिबेट करें, एक चर्चा करें और तय करें कि हम वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की जो डॉक्ट्रिन है उसको नेशनल सिक्योरिटी में अडॉप्ट करेंगे और ये एडमिट करेंगे कि महात्मा गांधी जी ने देश की बहुत सेवा की, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, लोक सेवा, स्वच्छ भारत, ऐसे कई मुद्दे हैं जहां गांधी जी के विचारों का देश को बहुत लाभ मिला है। लेकिन साथ में देश ये एक्सेप्ट करे, ये कबूल करे, स्वीकार करे कि गांधी जी की दो बातें जो हैं, एक उनकी संपूर्ण अहिंसा, जिसमें वो कहते हैं कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल आप दर दीजिए, तो दूसरा उनका हिंदू मुस्लिम एकता का मॉडल, जिसको मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट हिंदू कॉस्ट। ये दो चीजों से देश को काफी नुकसान हुआ है और जो पैसिविज्म जो इन दो चीजों ने एक तरीके से हमारे में डाल दिया है, उसकी वजह से ही आज हम, चाइना हो, पाकिस्तान हो, हम उनसे जो तरीके से हमें डील करना चाहिए हमारे इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए, वो कई बार हम नहीं कर पाते और एक राष्ट्रवादी सरकार आने के बाद में भी काफी कुछ बदलाव आया इसके अंदर। एक चाणक्य नीति का एक नया फेज शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट लगता है अभी भी कि हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा और वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की जो डॉक्ट्रिन है उसको ओपनली अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस लेख के अंदर दो चार चीजें मैंने कही हैं। एक तो मैंने कहा है कि अगर अमेरिका 9/11 के बाद 10 साल के बाद अमेरिका से दूर 11,000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में आकर उसामा बिन लादेन को अगर मार सकता है, जिस उसामा बिन लादेन ने 3,000 अमेरिका के नागरिकों को मौत के घाट उतारा था 9/11 को, तो हम हाफिज सैयद और मौलाना असर मसूद जो हमारी बॉर्डर से सिर्फ 100-150 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमको क्यों नहीं लिक्विडेट कर सकते? ये एक अहम मुद्दा मैंने उठाया था। उसके अंदर मैंने उसमें एक 1956 का एक वाक्य दिया था। इसमें मैंने बताया था कि क्लेमेंट एटली जिन्होंने भारत को आजादी दी, वो जब 1956 में आए भारत में, तो वो पीवी चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, उनके घर पे 2 दिन रहे थे और पीवी चक्रवर्ती की जो चर्चा उनसे हुई, वो बाद में वो चर्चा का पूरा ब्यौरा जो पीवी चक्रवर्ती ने महान इतिहासकार जदुराव सरकार को दिया, उसमें चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो एक तरीके से फेल हो गया था कुछ दिनों में। उसके बाद में कांग्रेस कुड नॉट create any apparent pressure on the British government for it to give independence to India. So what were the real reasons for Great Britain to give freedom to India? तो एटली ने जो जवाब दिया वो सही में हमें उस पर गौर करना चाहिए। एटली ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी, भले वो हार गई हो, लेकिन उसने हमारे मन में पहली बार ये प्रश्न पैदा किया कि हमने इस देश में जो राज किया है वो देश के जो देशी सैनिक है उनकी मदद से किया है। अगर ये सैनिक हमारे विरुद्ध में हो जाते हैं, अगर ये सैनिक हमारे विरुद्ध में होते हैं, तो हमारे लिए भारत पे राज करना नामुमकिन है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से जो सैनिक वापस आ रहे थे, भारतीय सैनिक, उनकी भी इच्छा थी कि अब हमने खूब सेवा की ब्रिटिशरों की, अब ब्रिटिश देश छोड़े और भारत को आजादी दे। तो तीसरा उन्होंने कहा कि 1946 में नेवी की म्यूटिनी हुई थी बंबई डॉक पे। उस म्यूटिनी के अंदर खूब सारे जो नेवी के सैनिक थे उन्होंने बलवा किया था और एटली ने कहा कि ये थर्ड हमारे लिए इंडिकेशन था कि हमारा इस देश पे अब राज करना नामुमकिन है। थोड़ी सी और हिम्मत करके पीवी चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि कांग्रेस और महात्मा गांधी का कितना रोल था?
उनका जो वजन था ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, उसका कितना रोल था हमको आजादी देने में। तो चक्रवर्ती लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, एटलीस्ट लिप्स बिकेम ट्विस्टेड एंड ही इन ए वेरी सरकास्टिक मैनर ही सेड मिनिमल, कम से कम योगदान था। तो मेरे ख्याल से इतिहास का भी हमें पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। और ये पैसिफिज्म की जो बात आपने की है, ऑब्सेशन विद पैसिफिज्म, ये आजादी के आंदोलन से चल रही है। हम स्टार्ट करेंगे लखनऊ पैक्ट से। लखनऊ पैक्ट के अंदर क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट के अंदर हमने जरूरत से ज्यादा लेजिस्लेचर्स के अंदर हक मुसलमानों को दिए एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू राइट्स। इसके बाद में उस टाइम तो खैर लोकमान्य तिलक थे, इसके बाद में गांधी जी आए, और गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन के टाइम पे जो समझौता किया वो मुस्लिम तुष्टीकरण के बेस में है। आज जो मुस्लिम तुष्टीकरण से भारत पीड़ित है, जिसने एक पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट को एक बड़ी पनप दी है गए 70 सालों के अंदर, उसके मूल में है खिलाफत मूवमेंट। आप लोग सब जानते होंगे, उसके ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन सावरकर इसके अंदर आते हैं। सावरकर 1937 में सावरकर जी को पूर्ण रूप से रिहा कर दिया गया। उस टाइम पे सावरकर जी को पुरुषोत्तम टंडन, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने न्योता दिया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। उस टाइम पे सावरकर जी ने क्या जवाब दिया, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सावरकर जी ने कहा कि कांग्रेस का यह मानना कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर आजादी नहीं मिल सकती, यह बहुत बड़ी उनकी गलती है। इससे लॉन्ग टर्म में भारत को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसका उपयोग मुसलमान नेता हिंदू हकों का हनन करके मुसलमानों के लिए स्पेशल हक लेने के लिए कर रहे हैं। उस टाइम उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए। उन्होंने कहा कि मैं देशभक्तों की आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में तो देश के साथ देशभक्ति के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। 1940 के अंदर जब पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन पास किया, सावरकर ने इसी वार्निंग को और क्लैरिटी के साथ दोहराया। सावरकर ने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे आगे बढ़ गई है, इसका वापस आना नामुमकिन है। और ये इसका जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वो मुस्लिम लीग का खुराक बन गया है, इसका आखिरी स्टॉप होगा पार्टीशन। और उन्होंने कहा कि अब पार्टीशन को और पाकिस्तान को टाल पाना बहुत मुश्किल होगा। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान का जन्म हमारी लाशों पे होगा। और 7 साल के बाद सावरकर सही पड़े और नेहरू, गांधी और कांग्रेस गलत। पार्टीशन टाइम पे सावरकर ने कहा था कि जब तक एक कट्टरवादी सोच पे आधारित देश भारत का पड़ोसी देश बन के रहता है, मतलब उनका संकेत पाकिस्तान की तरफ था, तब तक भारत चैन की नींद नहीं सो सकता। 1954 के अंदर अब देखिए कि 2 घटनाएं हुई 54-55 के अंदर। एक तो हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ऑफर हुई अमेरिका और इंग्लैंड के द्वारा, हमने ना बोल दिया और वो सीट चली गई चाइना को। इसके और दूसरा एक घटना हुई 54 के अंदर कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आया, ये कहते हुए कि ये 5 मंत्रों को अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर फॉलो करते हैं तो भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वार्निंग दी। सावरकर ने कहा कि चाइना ने जो तिब्बत को जिस तरह से हड़प लिया है, उसके बाद चाइना के साथ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करना, लुभावनी बातें करना एक खतरे से खाली नहीं है। अगर हम इसी पॉलिसी के साथ चलते रहे चाइना के सामने, तो मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं होगा इफ कांग्रेस अटैक्स इंडिया एंड ट्राइज टू फॉलो इंडियाज लैंड। ये भविष्यवाणी परम पूज्य गुरु गोलगढ़ जी ने भी की थी उस टाइम पे, और दोनों की भविष्यवाणियां 8 साल के बाद सही पड़ी। अब आगे बढ़ते हैं, नेहरू काल चले जाता है 1900 उनकी डेथ के बाद, और फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। आप देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि चाइना का वॉर हम हार गए थे, 65 के वॉर हम जीते, तो एक बड़ा ही पॉजिटिव वातावरण था देश के अंदर। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो 65 के वॉर के अंदर या हुआ, उसके अंदर में ये ऑब्सेशन विद पैसिफिज्म जो अपना सब्जेक्ट है, अपना जो आज का जो टॉपिक है, वो उसमें भी बड़ा क्लियरली दिख के आता है। अब देखिए कि भारत की आर्मी
लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थी जब हमने सुपर पावरों के प्रभाव में आके हमने सीज फायर स्वीकार किया। ठीक है, ताशकंद के अंदर जो हमने जीता था करीब करीब सभी हमने वापस दे दिया। ये पैसिफिज्म का एक बहुत बड़ा दाखला है। 71 के अंदर इंदिरा गांधी जैसे नेता ही इस तरीके से हमने हराया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बनाया। उसके बाद लगता था कि सावरकर की जो विजन है और ये पैसिफिज्म का जो शाप है देश के ऊपर, उससे हम शायद मुक्त हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिमला एग्रीमेंट के अंदर क्या गुट्टी पिलाई भुट्टो ने मालूम नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी ने कश्मीर का मामला भी सॉल्व नहीं किया, जबकि 1 लाख से करीब 1 लाख सैनिक अपने हाथ में थे, अपने बंदी बने हुए थे पाकिस्तान के। और सिंध में हमने जो इलाके जीते थे वो भी हमने वापस कर दिए। तो गांधीयन पैसिफिज्म जो है उसकी झलक हर जगह दिखती है। 2003 के अंदर फिर आता है लाहौर जाता है वाजपेयी जी लाहौर जाते हैं, बाद में कारगिल होता है। इसके बाद आप देखिए कि 2003 में वाजपेयी जी जाते हैं चाइना में एक डील होता है जिसके अंदर हम तिब्बत को चाइना का प्रोविंस के रूप में हम स्वीकार करते हैं, वो लोग सिक्किम को स्वीकार करते हैं भारत के प्रोविंस के रूप में। लेकिन आप देखिए आज भी चाइना के जो इंट्रूजन्स हैं वो सिक्किम में भी जारी है, सिर्फ लद्दाख में नहीं है। तो कहने का मतलब कि पैसिफिज्म की जो छाया है स्पष्ट दिखती है। और इसके अंदर जो स्टोरी पूरी उभर के आती है वो ये है कि हमारे जो सैनिक है वो बेचारे अपनी जान पे खेल के हमें जितवाते हैं और बाद में हमारे जो नेता है उसको वापस दे देते हैं। तो ये सिलसिला जारी है। और इस सरकार के आने के बाद में जरूर हमने बालाकोट में जवाब दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक हमारे ईस्टर्न फ्रंट में किया। लेकिन आप देखें कि चाइना का जो एग्जांपल है, चाइना के साथ हमने ट्रेड बढ़ाया, करीबन डबल से ज्यादा कर दिया गए 6 सालों में। फिर भी चाइना के आप चेष्टा देखिए कि चाइना हम पे 5 से 6 जगह इंट्रूजन करता है हमारे एरिया में आके। तो मेरा मुद्दा यह है कि व्हाई वी हैव फेल्ड टू इंपोज ए प्राइस ऑन चाइना, ऑन पाकिस्तान एंड ऑन द पैन इस्लामिस्ट ऑफ दिस कंट्री। देश के अंदर भी एक मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से एक पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट खड़ा हो गया है। शाहीन बाग है, जैसे कि शाहीन बाग है। शाहीन बाग क्यों हुआ? शाहीन बाग इसलिए हुआ कि आसाम जीता पहले बीजेपी ने, फिर यूपी जीता, फिर 370 की चुंगल में से कश्मीर को छुड़वाया, फिर राम मंदिर को फैसिलिटेट किया। इसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी बनी जिसके अंदर जो पैन इस्लामिस्ट है, पैन इस्लामिस्ट मतलब उनको डिफाइन में करूं तो ज्यादातर वो वहाबी है, 90% वहाबी है, अल्ट्रा वहाबी है। और ये वो लोग हैं जो ये इच्छा रखते हैं कि देश इस्लामिक देश में परिवर्तित हो जाए कुछ दशकों के बाद। और उनकी ये धारणा गलत नहीं है। अब देखिए कि 2001 में किताब निकली थी, इसका नाम था डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। इसके लेखक थे जेके बजाज और श्रीनिवासन। 2000 की किताब है, ये 2001 की किताब है। इसका फॉरवर्ड एल.के. अडवाणी जी ने लिखा है। और इसके अंदर ये दोनों जो रिसर्चर्स हैं ये स्पष्ट कहते हैं कि जो रेट ऑफ ग्रोथ हिंदू और मुसलमानों को रहा है देश के अंदर गए 50-60 साल के अंदर, उसको अगर हम लागू करते हैं अगले 50-60 साल के अंदर 2062 के अंदर हम मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बन जाएंगे। तो ये जो प्लानिंग जो चल रहा है इसको हम कैसे इसको टैकल करें। अच्छा, दूसरी और बात मैं कहना चाहूंगा सावरकर जी के बारे में कि आज आसाम की जो क्राइसिस है उसकी भविष्यवाणी सावरकर जी ने 1940 में की थी। देखिए ये भी एक हमारे आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड मामला है पूरा। उस टाइम पे सावरकर जी पहले नेता थे आसाम के बाहर के जिन्होंने कहा था कि जो मुसलमान ईस्ट बंगाल में से आके बस रहे हैं ब्रह्मपुत्र वैली में आसाम में, वो आसाम की जो संस्कृति है और हमारी उत्तर पूर्व पट्टी की सुरक्षा है दोनों के लिए खतरा पैदा करेंगे। लेकिन उस टाइम पे नेहरू जी ने कहा नेचर अबॉर्स वैक्यूम, जहां खाली जगह होगी वहां लोग आके रहेंगे, हम उनको कैसे रोक सकते हैं।
बड़ा अच्छा वाद विवाद हुआ था। सावरकर जी ने कहा कि पंडित नेहरू को जो ज्ञान है पर्यावरण का बड़ा निम्न कक्षा का है। नेचर ऑल्सो एबॉर्स पॉइजनस गैस। आप देखिए आज सावरकर कितने सही पढ़े हैं। 1940 के अंदर मुसलमानों की संख्या आज के आसाम में 10 से 12% थी, आज 35% है। और तो और उस टाइम पे जब आए थे, जब वो मॉडरेट थे, बरेलवी थे, आज उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग वहाबी हो चुका है, देवबंद मदरसे के प्रचार के कारण कट्टरवादी हो चुका है। एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा आज, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं मानता हूं कि इसमें जो ओपनली शेयर करना चाहिए। जो कट्टरवादी मुसलमान है, जो पैन इस्लामिस्ट है, जो अल्ट्रा वहाबी है, उनका उनका क्या व्यू है, इसकी कल्पना मुझे 1 जनवरी 2006 को इसके बारे में मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं उस टाइम पे अहमदाबाद में पोस्टेड था और मैं 2003 से एक व्यक्ति को फॉलो कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम है SQR इलियास। उमर खालिद जो है, जो टुकड़े टुकड़े दिन का प्रणेता है, उसका पिताजी है SQR इलियास। ये आदमी 1983 में सिमी का प्रेसिडेंट था। 2003 में इसका मैंने इंटरव्यू पढ़ा। उस टाइम पे सिमी के कुछ लड़के जो थे 2002-3 के आसपास, हाँ, वो लोग एक पोस्टर पोस्ट कर रहे थे दिल्ली के अंदर, डिस्ट्रॉय नेशनलिज्म, इस्टेब्लिश खिलाफत। राष्ट्रवाद का ध्वंस करो, खिलाफत प्रस्थापित करो। तो उससे एसक्यूआर इलियास से पूछा गया एक पत्रकार द्वारा कि भाई आपको इसके बारे में क्या कहना है। तो एसक्यूआर इलियास ने जो जवाब दिया चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा इसमें क्या बुरा है, खिलाफत को तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, खिलाफत में क्या बुराई हो सकती है। और राष्ट्रवाद तो एक फांसीवादी भावना है, फांसीवादी विचार है। इन इंग्लिश ही सेड दैट नेशनलिज्म is a fascist thought, whereas Khilafat was supported by Gandhi, Nehru and entire Congress. तो कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है उसका कैसा हो। शायद मैं मानता हूं कि आज महात्मा गांधी खुद जिंदा होते हैं तो वो भी एडमिट करते हैं कि जो खिलाफत का उनका जो कॉम्प्रोमाइज था, जहां उन्होंने पैन इस्लामिज्म को सपोर्ट करके मुसलमानों को भारत की आजादी की स्ट्रगल में जोड़ने का प्रयत्न किया, वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। गांधी जी अगर जीवित होते तो खुद भी एडमिट करते। तो गांधी जी की गलती का कैसा उपयोग करते हैं उसका आपको ख्याल आएगा। तो फिर इसके बाद मैं उनको टैग करने लगा। उस टाइम पे आज जो सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के जो साधन वो थे नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनको टैग करता था, न्यूज पेपर की स्टोरी पढ़ता था, इंटरनेट पे पढ़ता था। और मैं अहमदाबाद में था और मैंने पढ़ा कि 1 जनवरी 2006 को एसक्यूआर इलियास का भाषण है अहमदाबाद के पालड़ी में, मेहदी नवाज हॉल है, उसके अंदर जमात इस्लामी के लीडर है, पूरा क्राउड जमात इस्लामी का था। मैं पहुंच गया उस दिन सुबह 10 बजे और जो मैंने सुना उससे मेरे कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं उनको कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि आज इस्लाम को देश में आके 800 साल हो चुके हैं, फिर भी हम ये पूरे देश को इस्लाम में परिवर्तित क्यों ना कर सके। या कि दलित, या कि पीड़ित, या कि शोषित इस्लाम का रास्ता देख के बैठे हैं, हम पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को हम इस्लाम में परिवर्तित क्यों ना कर सके। हमारी रणनीति में ऐसी क्या गलती थी। इसमें वो 10 मिनट बोले, 5-7 मिनट, 10 मिनट, और फिर उन्होंने पॉज लिया और फिर कहा कि दोस्तों मैं कुछ साल पहले पाकिस्तान गया था, कुछ समय पहले, तो पाकिस्तान वालों ने मुझे अलग ही बात की। उन्हें कहा कि इलियास साहब आज इतने खफा क्यों हैं, भारत के मुसलमानों ने तो बहुत बड़ा काम किया है। आप सोचें, जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था उस दिन हर एक भारतीय मुस्लिम को पाकिस्तान के नजर से देखा जा रहा था, एक देशद्रोही की नजर से देखा जा रहा था। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि भारत की हुकूमत अपने बड़े बड़े निर्णय मुस्लिम वीटो के बगैर नहीं ले सकती। फिर उन्होंने दूसरा पॉज लिया और फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस बात पे गौर किया और मुझे लगा कि इस बात में दम है। और फिर उन्होंने कहा कि आज आसाम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला जैसे स्टेट है जहां मुस्लिम मतों के बगैर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हमें ऐसी स्थिति
पूरे देश में पैदा करना है। तो ये इनके मंसूबे हैं। हमको एक ख्याल से श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह की तारीफ करनी चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने आसाम जीता, जिस तरीके से उन्होंने यूपी जीता, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर को 370 की चुंगल में से छुटकारा दिया, जिस तरीके से राम मंदिर जो हमारी एक ऐसा लगता था कि एक डिस्टेंट ड्रीम है, उसको उन्होंने सफल बनाया अपने अपने रोल के द्वारा, एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करके। हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन साथ में हम ये नहीं बोल सकते कि हम जरूर ये कहें। एक बीजेपी के नेता ने कहा कि उदय भाई आपकी ये जो एनालिसिस गलत है, आपकी एनालिसिस गलत है। हम लोग ऊपर जहां गांधी हम लोग उपयोगी, हम गांधी को फॉलो कर रहे हैं, एक अंदर से हम चाणक्य नीति खेल रहे हैं। मेरा मानना है कि चाइना का जो हादसा हुआ है उसके बाद में स्पष्ट हो जाता है कि जो गांधीयन पैसिफिज्म की जो पूरी शैडो है वो आज भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति पे है, हमारी जो विदेश नीति के ऊपर भी है। अब देखिए कि अब आप नेपाल की बात करें अपन, आप देखिए कि नेपाल के अंदर जो लीडर है, कम्युनिस्ट लीडरशिप और पब्लिक, उनमें गैप है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है आजकल जो ये मानता है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने और राजाशाही वापस आए। बड़ा वर्ग है, मतलब ये एक या दो आदमी से बात करने पे नहीं कह रहा हूं मैंने कई लोगों से बात की। लेकिन हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको इस बात का ख्याल ही नहीं है। तो हम नेपाल को भी बराबर टैकल नहीं कर पा रहे। वहां के जो एम्बेसडर हैं वो इतनी हावी हैं कि वो मंच है ऐसे काम अपने लोगों से, नेपाल के नेताओं से करवा रही है, कम्युनिस्ट नेताओं से करवा रही है। कम्युनिस्ट नेताओं के झगड़े हो रहे हैं, उनको जोड़ने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो गांधीयन पैसिफिज्म है, इसकी असर हमें कई जगह पे दिखती है, इंटरनल सिक्योरिटी में दिखती है। और देखिए यही पैसिफिज्म जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मुस्लिम अपीसमेंट एंड उसका जो डायरेक्ट उसका जो अपशॉट है वो है पैन इस्लामिज्म। और राष्ट्रीय सुरक्षा और पैन इस्लामिज्म या मुस्लिम अपीसमेंट का कैसे डायरेक्ट इसका लेना देना है, इसका एक दाखला मैं अच्छा दूंगा आपको। आपको याद होगा 2006 से 2008 के बीच में कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए भारत में। बंबई में हुए, दिल्ली में हुए, जयपुर, बेंगलोर, फैजाबाद, जम्मू, वाराणसी, कई जगह पे हुए। लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट इन्होंने किया अहमदाबाद के अंदर। ये सब इंडियन मुजाहिदीन नाम की एक संस्था थी जो सिमी में से बनी हुई थी, उन्होंने किए थे। अहमदाबाद में जब उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया करीबन 59 लोग मरे। ये बात है 26 जुलाई 2008 की। लेकिन क्योंकि गुजरात की सरकार जो थी उस टाइम में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार, वो बिल्कुल मुस्लिम तुष्टीकरण से बिल्कुल मुक्त थी और नेशनलिज्म को कमिटेड थी, उसका क्या फायदा उनको हुआ? ये जो स्टेट्स थी जहां 2 साल तक चल रहा था, वहां पे हर जगह पे करीब 90% जगह पे जो सरकारें थी वो ऐसी पार्टी की सरकारें थी जो मुस्लिम अपीसमेंट के ऊपर आधारित थी। गुजरात की सरकार ऐसी थी जो आधारित नहीं थी, जो राष्ट्रवाद को कमिटेड थी। गुजरात पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया उसके अंदर ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो सिर्फ 4 या 5 महीने के अंदर खुल के बाहर आ गई। और आप देखिए कि 2008 के बाद में बटला एनकाउंटर जो हुआ था उसकी माहिती भी गुजरात पुलिस ने दी थी। और आप देखिए कि उसके बाद में 2008 के बाद में अगर आप कश्मीर छोड़ दें तो देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट बिल्कुल बंद ही हो गए, क्योंकि गुजरात पुलिस ने उस टाइम पे बड़ा बढ़िया काम किया। इनके जो स्लीपर सेल थे सभी एक्सपोज कर दिए, कई मौलवियों को पकड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि एक मौलवी को आजमगढ़ से पकड़ा गया था जो इन लड़कों को जिन्होंने ब्लास्ट किए थे उनके इंडोक्ट्रिनेशन में इन्वॉल्व था। उस मौलवी को कुछ जो सेक्युलर पार्टी थी सो कॉल्ड, उन्होंने बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन नरेंद्र भाई ने अहमदाबाद से प्लेन भेजा और प्लेन में उस मौलवी को बुलाया, प्लेन में और मौलवी को लेकर अहमदाबाद आ गए एक ही दिन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो नेशनलिस्ट जो लोग हैं हमारे देश में वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सावरकर के रास्ते में नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी रास्ता काटना बाकी है और हमारी जो विजन है अभी भी इससे अफेक्टेड है, ऐसा मेरा कहना है। और इसीलिए मैंने जैसा कहा कि हमें देखिए एक और मुद्दा जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो मैं रह गया मेरे से। आप देखिए, आप एक मोरारजी भाई का एक बहुत अच्छा दाखला है, मोरारजी भाई देसाई जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। मोरारजी देसाई ईमानदार आदमी थे,
सन्निष्ठ कार्यकर थे गांधीज्म के, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने का प्रयत्न उन्होंने किया था। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के अंदर और नेशनल सिक्योरिटी में कैसे उन्होंने गलती की, जो जो दाखला बिल्कुल अनबिलीवेबल है। तो मुरारजी यहाँ पे इलेक्ट हो गया है, उसके कुछ ही समय के बाद जियाउल हक ने वहां पे सत्ता कैप्चर कर ली पाकिस्तान में। तो जियाउल हक ने मुरारजी भाई को कल्टीवेट किया। जियाउल हक मुरारजी भाई को फोन करता था, सर सर करके बात करता था, और ऐसी एक वीक पल के अंदर मुरारजी भाई ने जिया से कह दिया कि देखो तुम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब जो डेवलप कर रहे हो ऊटा के अंदर, तुम्हारा रिएक्टर है, उसके बारे में हम सब जानते हैं, हमारे लोग वहां पे हैं। उसके बाद कई हमारे जो जासूस थे मारे गए और दूसरों को भाग के आ जाना पड़ा। ये सीधा गांधीयन पैसिफिज्म के असर है इसके अंदर। अच्छा, उसी टाइम पे मोशे डायन नाम का जो डिफेंस मिनिस्टर था इजराइल का, वो भारत आया था। उसने मुरारजी भाई से कहा कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के आगे बढ़ रहा है, आज से सिर्फ हमें रिफ्यूलिंग फैसिलिटी दी है। उस टाइम पे ऐसे प्लेन नहीं थे कि जो एक डिस्टेंस से ज्यादा जाके ज्यादा ट्रेवल कर सके, तो उनको आने में या जाने में एक जगह रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी चाहिए थी भारत के अंदर। उन्होंने कहा इतनी आप फैसिलिटी दोगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर को हमें खुद ही खलास कर देंगे, खत्म कर देंगे बॉम्ब करके। लेकिन मोरारजी भाई ने, क्योंकि ही वाज वेडेड टू गांधीयन विजन, उन्होंने ना बोल दिया। तो कहने का मतलब कि हम गांधी जी को हिंदू महासभा जैसे कंडेम करते, से कंडेम ना करें, उनकी अच्छी बातों को अपनाएं, लेकिन ये हम स्वीकार करें एज ए नेशन कि गांधीयन पैसिफिज्म जो है उससे भारत को बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं मानता हूं कि जो विश्व गुरु बनने की हमारी जो परिकल्पना है, जिसके बारे में कई संतों ने डायरेक्ट बात की थी, हमारे जो महापुरुष हो गए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी प्रणवानंद जी, भारत सेवा आश्रम के फाउंडर, भारत सेवा आश्रम संघ के फाउंडर। तो वो जो परिकल्पना हमारी है, वो मैं मानता हूं कि अगर अगर हम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर अगर हम ये क्लियर नहीं करते कि आज से हम सावरकर और बोस के रास्ते पे चलेंगे, और गांधी जी ने देश का बड़ा भला किया। लेकिन गांधी जी की दो बातें हैं, फिर से दोहरा रहा हूं। एक, उनका कंप्लीट नॉन वायलेंस, संपूर्ण अहिंसा, और दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता का मॉडल जो हिंदू कीमत पे आधारित है। ये दो चीज अगर हम कबूल नहीं करते तो मैं मानता हूं कि हमें और मुश्किल को सामना करना पड़ेगा। और दूसरा मेरा एक और मुद्दा है, देखिए जैसे कि चाइना, मैंने कहा पहले कि जैसे चाइना हमारे इसमें घुस जाता है, तो हम चाइना के एरिया में क्यों नहीं घुस सकते, हम इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते? मतलब इसके अंदर जगह जगह मुझे गांधीयन पैसिफिज्म की एक छाप दिखती है। तो ये मेरे विचार से आपसे शेयर किए मैंने। देश को एक राष्ट्रीय बहस करनी पड़ेगी जिसमें देश को स्वीकारना पड़ेगा, और ये आवश्यकता इसकी सिर्फ नेताओं की आंखें खोलने के लिए नहीं है। हर एक देश के हर एक नागरिक की आंखें खुलनी चाहिए। दूसरा, मैंने इस आर्टिकल में जो एक और चीज लिखी थी, अगर ये करते थे इसका असर क्या होगी। देखिए, आप शाहीन बाग के अंदर आप देखें तो पहला फोटो महात्मा गांधी का होता था। इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता कि कैसा गांधी जी का जो, देखो सावरकर जी ने ये जो अति साधुता है, इसको उन्होंने कहा था सद्गुण विकृति, परवर्जन ऑफ वर्च्यूज। तो ये सद्गुण विकृति से मुक्त होना पड़ेगा, और सिर्फ नेताओं की विजन हमें खोलने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पूरे देश की विजन सुधारनी पड़ेगी। पूरे देश को ये मूवमेंट जब बनेगा जब लोग इसमें जुड़ेंगे। जब ये डर जो है कि गांधी जी को हम बोलते हैं, तो गांधी जी के बारे में थोड़ा भी क्रिटिकल बोलते हैं, तो कांग्रेस वाले बोलते हैं कि नहीं आप गांधी जी के खूनी हो। गांधी जी के खूनी को तो सजा हो गई। कोई ने ऐसा कहा, कोई आरएसएस वाला ने ऐसा कहा कि सावरकर ने ऐसा कहा कि गोडसे को गलत सजा हुई है, कोई ने नहीं कहा। तो वो गांधी जी का प्रकरण निपट गया पूरा। तो लोग जो डरते हैं, खास करके मेरा अनुरोध संघ परिवार के लोगों से है, वो डरते हैं बोलने से, और उनको लगता है कि गांधी जी का एक शब्द ही अगर बोलेंगे तो हम पे ये अटैक हो कि आप गांधी जी के खूनी हो।
मेरे ख्याल से इस मानसिकता से बाहर निकलने की एक आवश्यकता है हमें, और बहुत ही अर्जेंट है ये। अगर हमने ये गियर शिफ्ट, इसको मैं बोलता हूं गियर शिफ्ट, ये गियर शिफ्ट अगर हमने नहीं किया तो हम बहुत तकलीफ में होंगे फ्यूचर के अंदर। दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी की बात नहीं है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर भी चाइना और जो पाकिस्तान ये भी जानते ही हैं, इनको भी मालूम है कि गांधीयन पैसिफिज्म ही भारत की ये जो वीक रिस्पॉन्स की जो जड़ है। तो उनको भी अगर आप ये स्पष्ट कर देते, गांधी जी के हम 1 2 3 4 5 बात मानते हैं, 3 4 6 7 8 बात नहीं मानते, तो एक स्टेट मैसेज जो इंटरनल जो लोग पड़े हुए जो भारत को डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, जो पैन इस्लामिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, उनको भी जाएगा। और भारत, और अब देखिए गांधी जी का, आप देखिए कि सीपीआई ने गांधी जी को अडॉप्ट 1992 में किया हुआ है, बाबरी ध्वंस के बाद। उसके पहले तो सीपीआई वाले भी गांधी जी के विरुद्ध में थे। तो गांधी जी का आइडियोलॉजी जो पार्ट है गांधी जी का, इतना फ्लेक्सिबल है कि भारत को मारने के लिए कोई भी इसको अपना लेता है। और एक तरीके से मैंने लिखा है मेरे लेख के अंदर कि हमारे जो दुश्मन की जो दुष्टता है, उसकी जो इविलनेस है, उसको देखने से हमें ये रोकता है।